गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज का जो क्लास होगा वह ज्योग्राफी के क्लास होंगे। ज्योग्राफी यानी कि आपके 12th क्लास के ज्योग्राफी चैप्टर का सबसे पहले ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम हिस्ट्री देखेंगे, फिर पॉलिटिकल देखेंगे, फिर इकोनॉमिक्स का चैप्टर भी देखेंगे। तो ज्योग्राफी आपको पढ़ना है जिसमें दो बुक आते हैं 12th क्लास में। एक जो ज्योग्राफी आएगा आपका इंडिया का आएगा और एक ज्योग्राफी जो आपका आएगा वह विश्व का आएगा। तो विश्व ज्योग्राफी का ही ये पहला चैप्टर है मानव भूगोल, और इंडिया का बाद में पढ़ेंगे, यानी कि भारत के उसमें टोटल आपको भारत के ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है कि भारत के स्ट्रक्चर क्या है, उनके ज्योग्राफी क्या है, उनका वो कैसे बनावट है, कि मानव बस्ती क्या है, फिर प्राथमिक द्वितीय क्रियाकलाप, यह भारत के ज्योग्राफी में होंगे। लेकिन पूरे विश्व के ज्योग्राफी में अगर देखा जाएगा तो इसमें क्या होगा कि रेल मार्ग के बारे में देखेंगे, विश्व की जनसंख्या वृद्धि, ये सारे चैप्टर, मानव भूगोल, ये सभी के बारे में देखेंगे। यदि आपको समझ नहीं आते हैं तो हम आपको फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे समझा देते हैं। आपको यहाँ देखेंगे तो आपको मिलेगा, चलिए आगे चुके हैं तो यहाँ तो आप देखते हैं कि आपको पूरे विश्व के ज्योग्राफी के बारे में देखने को मिलता है। तो पूरे विश्व के ज्योग्राफी आपको दो भागों में आपको सबसे पहले बांटेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा होगा वह हम देखते हैं भूगोल, सॉरी तो सबसे पहला हम देखते हैं कि भूगोल। तो भूगोल जो कि क्लास 12th है, ठीक है, ये हमारा क्लास 12th है, ये भूगोल के बारे में हम क्लास 12th, ठीक है। तो अब ये भूगोल क्लास 12th को हम दो पार्ट में बांटते हैं। सबसे पहला जो हमारा पार्ट होता है वो हम देखेंगे कि एक होता है इंडिया का और एक होता है वर्ल्ड का, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक इंडिया ज्योग्राफी और एक वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पढ़ना है, ग्राफी, ठीक है। और एक हम यहाँ लिख सकते हैं तो आपको ये दो बुक पढ़ना है कि 12th क्लास में भूगोल में अगर ये आप दो बुक पढ़ लेते हैं तो आपके ज्योग्राफी के जितने भी सिलेबस होंगे, आपके जितने भी कंटेंट होंगे, आपकी तैयारी पूर्ण रूप से हो चुकी होगी। और आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको पूरे कंटेंट, पूरे नोट्स यही में मिलेंगे इसी चैनल में। यदि आप इसे अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप आज से और अभी से स्टार्ट हो जाइए, क्योंकि आपके लिए ज्योग्राफी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम क्या इंडिया ज्योग्राफी चालू करने वाले हैं? नहीं, इंडिया ज्योग्राफी हम चालू करने वाले नहीं है। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के पहला चैप्टर मानव भूगोल के बारे में देखेंगे। तो कौन सा चैप्टर? तो मानव भूगोल के बारे में सर्वप्रथम हम देखेंगे कि मानव भूगोल आखिर होते क्या है, ठीक है। तो सर्वप्रथम मानव भूगोल के बारे में देखेंगे। तो ये क्लास 12th के हैं, जिसमें से आपके क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंडिया के जो ज्योग्राफी है उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मानव भूगोल क्या है, भूगोल क्या है, सबसे पहले हम भूगोल क्या है, ठीक है। तो हम भूगोल क्या है हम बोल सकते हैं, भूगोल क्या है, भूगोल क्या है, भूगोल क्या है, एक शब्द सब बता सकते हैं कि भूगोल क्या है? तो भूगोल क्या है? एक धरातल का अध्ययन है। क्या है? धरातल, धरातल का अध्ययन, तो धरातल का अध्ययन, तो धरातल का अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। अब हम तो दो तरह से देख सकते हैं। सबसे पहला हमारा हो सकता है यहाँ पे, तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि हमारे पृथ्वी में जितने भी तत्व दिख रहे हैं, जितने भी तत्व, जितने भी भूदृश्य हैं, वो सारे चीजों का अध्ययन हमारी वस्तु क्या है? भूगोल है। कि जितने भी तत्व, जितने भी भूदृश्य दिख रहे हैं, उन सभी वस्तु का अध्ययन को ही हम भूगोल कहते हैं, ठीक है। तत्व एवं भूदृश्य के आधार पर, समझिए, तत्व एवं भूदृश्य के आधार पर भूगोल को हम दो भागों में बांटते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जितने भी हमारे क्या है? तत्व हैं, तत्व, और एक हो गया भूदृश्य, भूदृश्य तत्व, और एक हो गया भूदृश्य। ये हमारे धरातल में जितने भी आपको तत्व दिख रहे हैं और जितने भी भूदृश्य दिख रहे हैं, कहाँ पे? धरातल पे। जितने भी तत्व और भूदृश्य देख रहे हैं, यही तो हमारा क्या है? भूगोल है। यही तो हमारे क्या है? भूगोल है।
अब भूगोल की मुख्यतः दो शाखा होती है। अब आ सकते हैं कि भूगोल की मुख्यतः दो शाखाएं होती है। तो भूगोल की मुख्यतः दो शाखा कौन कौन सी होती है, एक बार हमको एरोशर से अच्छा से आपको बता सकते हैं कि शॉर्ट भाषा में किस तरह से कह सकते हैं कि ये भूगोल होते हैं। तो इसी को हम भूगोल के अध्ययन के बारे में हम वो देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपको नोट करना चाहें तो क्या है हमारा एक भूगोल। भूगोल क्या है भाई, धरातल का अध्ययन, धरातल का अध्ययन, ठीक है, अध्ययन। धरातल के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। तो धरातल के अध्ययन को भूगोल कहते हैं। अब इसमें कितने धरातल के अंदर सभी तत्वों को रखा जाता है, कौन क्या क्या को रखा जाता है, तो जितने भी तत्व हैं, तत्व और किसे रखा जाता है, भूदृश्य, भूदृश्य, भूदृश्य। ये सारे भूदृश्य और तत्व जितने भी हमें तत्व दिख रहे हैं, आपको जितने भी चीज दिख रहे हैं, तो वो हमारे क्या हो गया, ये सभी वस्तु कहाँ पे होंगे, धरातल पर होंगे। और उसी के अध्ययन को हम क्या कहेंगे, भूगोल कहेंगे। भूगोल के मुख्यतः दो शाखाएं होती हैं। तो भूगोल को मुख्यतः दो शाखाओं में बांटा गया है। सबसे पहला शाखा जो है वो हमारा प्राकृतिक भूगोल या तो हम भौतिक भूगोल कहेंगे, और दूसरी शाखा को हम कहते हैं मानव भूगोल या तो हम सांस्कृतिक भूगोल। तो सबसे पहले हमारी शाखा कौन सी होती है, प्राकृतिक भूगोल। कौन सी होता है भाई, प्राकृतिक भूगोल, ठीक है, प्राकृतिक भूगोल। और एक होता है हमारा मानव भूगोल, मानव भूगोल, मानव भूगोल। तो मानव भूगोल को भी सांस्कृतिक भूगोल कहा जाता है, और प्राकृतिक भूगोल को भी कौन सा भूगोल कहा जाता है, इसे ही हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत रखते हैं। तो प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत क्या क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, प्राकृतिक का देन जो भी प्रकृति ने दिया है उसे रखेंगे। तो प्रकृति ने क्या दिया है, आप बोलिए कि जल दिया है भाई, जल दिया है, आपका कथन होगा कि जल दिया है प्रकृति ने। वायु दिए हैं, वायु भी प्रकृति का ही देन है। मृदा, मृदा भी क्या है, एक प्रकृति का देन है। ये सारे जो तत्व हैं किसे, प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत आ जाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, पहला शाखा कहते हैं। और दूसरी शाखा के अंतर्गत हम क्या रखेंगे, मानव भूगोल के अंतर्गत। तो मानव भूगोल के अंतर्गत मानव के द्वारा निर्मित वस्तु को रखेंगे। जो भी चीज मानव निर्मित किए हैं वही सभी वस्तु को रखेंगे। जैसे घर, घर या तो हम फिर आवास कह सकते हैं, घर, रेल, बस, मार्ग, मार्ग आप कह सकते हैं झोपड़ी, झोपड़ी आप कह सकते हैं उद्योग, उद्योग। तो ये सारे क्या है, मानव भूगोल है। आपको बस इतने समझना है कि धरातल में जितने भी तत्व और भूदृश्य दिख रहे हैं वह क्या है, भूगोल है। इसी सभी चीज के अध्ययन को हम भूगोल कहते हैं। भूगोल को दो भागों में बांटा जाता है। भूगोल को कितने भागों में बांटा जाता है, दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है प्राकृतिक भूगोल, एक होता है मानव भूगोल। आपका कथन है सही है कि प्राकृतिक भूगोल, मानव भूगोल। अब प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत क्या आते हैं, जिन्हें प्रकृति ने दिए हैं। प्रकृति यानी नेचर ने दिया है। मान के चलिए जल क्या प्रकृति ने दिए है, वायु प्रकृति ने दिए है, मृदा प्रकृति ने दिए है। तो ऐसा हम क्या कह सकते हैं, चाहे प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत जा सकता है या तो फिर मानव भूगोल के अंतर्गत जा सकता है। अब दूसरा हम देखते हैं कि मानव भूगोल, मानव भूगोल में किस चीज को रखेंगे, तो मानव के द्वारा निर्मित वस्तु को रखेंगे। मानव जो भी वस्तु का निर्माण करेगा उसे हम मानव भूगोल के अंतर्गत रखेंगे। जैसे घर, रेल, बस, मार्ग, उद्योग, झोपड़ी, ये सारे मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं। यही होते हैं हमारे भूगोल। क्या है, भूगोल का अध्ययन क्या कहलाता है, भू तत्व, भूदृश्य, ये सारे समझ में आ गया। और भूगोल के कितने शाखाएं हैं, तो मुख्यतः भूगोल के दो शाखाएं हैं। तो ये आपको इतने समझ में आ गया। इतने समझ में आ गए तो हम सबसे पहले हम अपन मेन्यू चलते हैं कि भूगोल के सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे तो स्थल, जल, वायु। तो एक तरह से यहाँ पे जितने भी आपको हम समझाए वहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितने भी तत्व आते हैं वो क्या आते हैं कि मानव भूगोल की ही दो शाखाएं हैं। भूगोल की शाखाएं के बारे में अगर देखा जाए तो भूगोल की दो शाखाएं हैं। एक पहला जो है हमारा, एक है भौतिक भूगोल है और एक है हमारा मानव भूगोल या तो फिर सांस्कृतिक भूगोल। और इसी को हम क्या कर सकते हैं, प्राकृतिक भूगोल भी हम कहते हैं।
भौतिक भूगोल को भी हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक भूगोल कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक भूगोल कहते हैं, प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक, तो फिर आगे ऊपर देख सकते हैं आप, ये प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत आ गया, तो इसी सभी को रखा गया है। तो हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत क्या आने चाहिए, प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत क्या आने चाहिए, तो यहाँ पे आ सकते हैं आपके प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत क्या क्या आने चाहिए, सब कुछ बता चुके हैं। तो ये आपके नोट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मानव क्या होते हैं, कि इसके मानव भूगोल यहाँ पे नीचे, यहाँ पे, तो ये आपके सारे नोट्स हैं, तो ये सारे नोट्स हैं, आप देख सकते हैं कि आपको क्या दे, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो ठीक है। तो हम कहाँ तक पढ़े थे कि भूगोल की शाखाएं, तो भूगोल की कितनी शाखाएं होती हैं, दो, एक होता है भौतिक भूगोल और एक होता है मानव भूगोल। ठीक है, तो इसको आप VVI के अंतर्गत रख सकते हैं, किसे, मानव भूगोल की परिभाषा, ये इम्पोर्टेंट है, मानव भूगोल की परिभाषा आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे VVI में रख सकते हैं, कौन सा, मानव भूगोल की परिभाषा। उसके बाद हम देखेंगे, तो मानव भूगोल की परिभाषा 3 व्यक्तियों के द्वारा दिया गया है, मानव भूगोल की जो परिभाषा है वो 3 व्यक्तियों के द्वारा दिया गया है। सबसे पहला व्यक्ति कौन था, एक था रेटजेल, तो रेटजेल, और पहला व्यक्ति, और दूसरा व्यक्ति है एलन सी सैंपल, और तीसरा व्यक्ति जो है हमारे वो थे पोल विडाल लाब्लास। तो इन्होंने ही 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा दी है, रेटजेल हो गया, एलन सी सैंपल हो गया, पोल विडाल लाब्लास, ये 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या दिए, कि मानव भूगोल की परिभाषा देते हैं। तो ये तीनों का क्या क्या भूगोल था, तो रेटजेल का कहना था, कि रेटजेल का ये कहना था, सबसे पहला अगर देखा जाए तो रेटजेल का क्या कथन था, मानव भूगोल मानव समाज के बीच, धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये किनका कथन था, तो ये रेटजेल का कथन था, यहाँ पे उनका कथन भी लिखा हुआ है, तो ये रेटजेल का कथन कहा गया है कि उन्होंने ये परिभाषा दिया। आपको यह बता दें कि भूगोल की जो जितने भी व्यक्ति हैं अपने सिद्धांत देते हैं, उसे अपने से नहीं जोड़े जाते हैं, उसे याद ही करना होता है, चाहे वह का, के, की, जो भी हो, उन्हें याद करना होता है। इसलिए आपको यहाँ पे पढ़ दे रहे हैं, आपको इसे याद कर लेना है, रट्टा मार देना है। आपके ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन पेपर में ये डायरेक्ट उठा के दे दिए जाते हैं, एक तो 2 नंबर में आपको लिखने के लिए दे दिए जाएंगे, नहीं तो 1 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये डायरेक्ट आपके यहाँ पे कॉपी में पटक दिए जाए, आंसर शीट में पटक दिए जाएंगे, आपको उसे आंसर देना होगा। तो सबसे पहले याद आपको रखना है कि मानव भूगोल मानव समाज के बीच और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये किनका कथन था, रेटजेल का कथन था। आगे हम देखते हैं, फिर दूसरा कथन हम देखते हैं। ये तो पहला हमारा कथन हो गया। अब दूसरा कथन कहते हैं कि एलन सी सैंपल, दूसरा कथन किनका, एलन सी सैंपल या सिद्धांत हम कर सकते हैं। एलन सी सैंपल का क्या कहना था, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह हम बोल रहे हैं, यह आपका सिद्धांत है, इसे समझाना मेरा कर्तव्य नहीं है, क्योंकि सिद्धांत को ना ही समझाया जाता है, कुछ नहीं किया जाता, इसे रट्टा मारा जाता है, एक भी वर्ड इधर उधर नहीं होना चाहिए, वर्ड टू वर्ड रट्टा मारा जाता है। ठीक है, तो इसे याद रखना है, आपको रटना भी नहीं है, लेकिन 2 नंबर के अगर लिखने के लिए दे दिए तो आपको याद करना बहुत जरूरी है। तो एलन सी सैंपल का यह कथन है। अगर हम देखते हैं दूसरा कोई अगर देखते हैं, तो यहाँ पे तीसरा कथन जो है ये 3 व्यक्तियों ने दिया था। तीसरा कथन पोल विडाल लाब्लास, यहाँ से आप देखना है तो पोल विडाल लाब्लास ने ही क्या दिए थे, कि मानव भूगोल की परिभाषाएं दी थी। तीसरा था, उनका कहना क्या था, हमारे पृथ्वी को नियंत्रित करने वाली भौतिक नियमों को तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषण ज्ञान से उत्पन्न
संकल्पना है, ये पोल विडाल लाब्लास का कथन या तो सिद्धांत है जिसे आपको याद करना है। यही हो जाते हैं। और आपको और चीज याद रखना है कि मानव भूगोल के जन्मदाता किन्हें कहा जाता है। तो मानव भूगोल के जो जन्मदाता है वो जर्मन के रहने वाले एक व्यक्ति का नाम था फ्रेडरिक रेटजेल। तो फ्रेडरिक रेटजेल कहाँ के थे? जर्मन के। तो जर्मन के एक व्यक्ति थे फ्रेडरिक रेटजेल, उन्होंने ही मानव भूगोल के जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये याद रखना है, मानव भूगोल का जन्मदाता 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिए जाते हैं। मानव भूगोल के क्या? मानव भूगोल के जन्मदाता किसे? फ्रेडरिक रेटजेल को। और इसका प्रमुख ग्रंथ याद रखना है आपको। इसका प्रमुख ग्रंथ क्या है? एंथ्रोपोजियोग्राफी फ्रेडरिक रेटजेल का ये क्या है? प्रमुख ग्रंथ है। ये आप दो को याद रखना है। ठीक है, हम तीसरा देखते हैं, मानव भूगोल का उद्देश्य। आपको यहाँ पे देखना होगा मानव भूगोल का उद्देश्य। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मानव भूगोल के उद्देश्य क्या होते हैं। यह आपके टॉपिक है, यहाँ से स्टार्ट। मानव भूगोल के उद्देश्य, ऊपर हमने क्या देखे थे? मानव भूगोल के शाखाएं और मानव भूगोल की विचारधाराएं। मानव भूगोल की विचारधाराएं आपको याद रखना है। तो मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है? तो मानव भूगोल का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे राज्य, अगर भारत देखा जाए, पूरा इंडिया का, वर्ल्ड का मैप देखिए, भारत का मैप देखिए, क्या हर एक राज्य में एक समान समानताएं देखी जाती है? गुजरात का खान पान अलग देखे जाते हैं, झारखंड के खान पान अलग होते हैं, बिहार का खान पान अलग है, लिट्टी चोखा, झारखंड के धुसका, गुजरात के ढोकला, ये सारे वगैरह वगैरह अलग अलग हम देखते हैं। तो भी क्या है कि इतने सारे विविधताएं, भिन्नताएं देखने के बाद भी मानव किस तरह से इन सभी के मध्य संबंध स्थापित करता है, यही मानव भूगोल का उद्देश्य है। अलग अलग चीज, जैसे कि झारखंड के क्या हैं, हम लिख दे रहे हैं, झारखंड के क्या है? धुसका। बिहार के क्या है? बिहार के लिट्टी। फिर आपके गुजरात के क्या है? गुजरात के घाघरा चोली से नहीं, ढोकला। ये सारे अलग अलग खान पान है। झारखंड के क्या है? धुसका है। बिहार के क्या है? लिट्टी है। क्या है? गुजरात के क्या है? ढोकला है। ये अलग अलग विभिन्नताएं में से भी मानव किस तरह से, मानव किस तरह से संबंध स्थापित करता है, किस तरह से संबंध स्थापित करता है, इसी को हम क्या कहते हैं कि मानव भूगोल का उद्देश्य है। आप यदि सिंपल भाषा में समझना चाहते हैं तो आपके घर के एग्जाम्पल में, कि आप कहीं जाते हैं, आपके नानी घर में अलग खान पान दिए जाते हैं, आपके घर में अलग खाते पीते हैं, आपके नानी घर के स्ट्रक्चर बहुत ही अलग है, आपके घर के साइड की बनावट है, गाँव में बहुत खेती उती होते हैं, शहर में भी ये होते हैं, तो इस तरह से अलग अलग देखते हैं। तो भी मानव किस तरह से अपने आप को उस रूपों में ढालता है, किस तरह से वो संबंध स्थापित करता है, वही है हमारा मानव भूगोल का उद्देश्य, जो कि आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको समझना जरूरी है, इसलिए मैंने बता दिया है। ठीक है, आपको किसको याद करना है? तो इसे याद करना है, इसे आपको देखना है। मानव भूगोल की परिभाषा, जिसमें आपको VVI लिखा हुआ है, ये पूछे ही जाते हैं। ये तीनों में से आपको किसी एक दे दिए जाएंगे। समझ में आ गए? तो पहला कौन है? पहला ये है मानव, और दूसरा कौन है, और ये तीसरा ये है। तो ये तीनों में से एक क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, आपको याद रखना है, और आपको यहाँ पे लिख भी लेना है। समझ में आ गए? सॉरी, इतना में कर देते हैं, ये सारे आपको नोट्स लिख भी लेना है ताकि आप भूल ना जाएं, तो आपको भूलने की बीमारी बहुत ही ज़्यादा है। तो ये आपको मानव भूगोल की परिभाषाएं याद रखना है। ऊपर याद रखिए मानव भूगोल की कितने शाखाएं होते, याद रखिए ना रखिए कोई मतलब नहीं, लेकिन इसको नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, एक है उद्देश्य, नहीं उतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसमें याद रखना है कि इसे कि
मानव भूगोल के वर्ग को 3 विभाजित किया गया है। तो 3 वर्गों में विभाजित क्या है, कौन, ब्लास ने मानव भूगोल के तथ्यों को, जो तथ्य हैं, फैक्ट हैं, उन्हें 3 भागों में विभाजित किया है। जनसंख्या, सांस्कृतिक, यातायात के साधन। आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, याद इसे नहीं रखना है, ठीक है, इसे भी याद नहीं रखना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या है, एल्सवर्थ हटिंगटन ने मानव भूगोल के तथ्यों को इस प्रकार से विभाजित किया है, जैसे कि एल्सवर्थ हटिंगटन ने मानव भूगोल के तथ्य को इस प्रकार से विभाजित किया है, जो कि आपको मात्र लिखना है, याद नहीं रखना है, एक बार बस देख लेना है। सबसे पहला कौन सा है, भौतिक अवस्थाएं। एल्सवर्थ हटिंगटन के अनुसार भोजन, भौतिक अवस्था में क्या आते हैं, भोजन, वस्त्र, मकान, औजार, यातायात के साधन, ठीक है, ये भौतिक अवस्था के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कि प्रमुख व्यवसाय, व्यवसाय के अंतर्गत आखेट, मत्स्य उद्योग, पशुपालन, कृषि, वन उद्योग, खनन, विनिर्माण, ये सारे आते हैं। आपको याद करना है तो याद कर सकते हैं, नहीं करना है तो नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं कि कार्य कुशलता के अंतर्गत क्या आते हैं, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक प्रेरणा, मनोरंजन। आपको याद करना है, याद कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। उच्च आवश्यकताएं, उच्च आवश्यकताएं जैसे कि सरकार, शिक्षा, विज्ञान, धर्म, कला एवं साहित्य, ये हमारे क्या है, उच्च आवश्यकताएं हैं, जिसे आपको याद करना है तो याद कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं कि मानव भूगोल की विचारधारा देखेंगे। ये किनके द्वारा थे, तो एल्सवर्थ हटिंगटन ने मानव भूगोल के तत्वों को भौतिक प्रमुख व्यवसाय, कार्यकुशलता और उच्च आवश्यकताएं के आधार पर मानव भूगोल के इतने भागों में इन्होंने बांटा। अब हम देखते हैं कि मानव भूगोल की विचारधाराएं। तो मानव भूगोल की मुख्यतः विचारधाराएं क्या थीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मानव भूगोल की 3 विचारधारा है। एक है नियति या तो निश्चयवाद विचारधारा, एक है संभववाद विचारधारा, और एक हमारा विचारधारा जो है वह है नवनियतिवाद विचारधारा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नियतिवाद विचारधारा या तो निश्चयवाद विचारधारा क्या होते हैं। तो नियतिवाद विचारधारा या तो फिर इसे ही हम क्या कहते हैं, निश्चयवाद विचारधारा। इनके अनुसार अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विचारधाराएं दी है मानव भूगोल से संबंधित, कि मानव भूगोल आखिर है क्या, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे नियतिवाद विचारधाराएं। तो सबसे पहले नियतिवाद विचारधारा क्या कहता है कि मानव प्राकृतिक के सामने एक तुच्छ है, अर्थात क्या है, तुच्छ है, कुछ नहीं है, एकदम बेकार है। प्राकृतिक जो करेगा उसे मानव को सहना ही पड़ेगा, प्राकृतिक जो करेगा उसे मानव को सहना ही होगा। ये कौन कहता है, नियतिवाद विचारधारा कहते हैं कि प्राकृतिक जैसे कहता है हमको, क्या कहता है कि आचरण, क्षमता, कुशलता, आचरण हो गए, क्षमता हो गए, कुशलता हो गया, ये तीनों प्राकृतिक के अनुसार डिसाइड किए जाएंगे किसी भी मानव के। एक मानव है, ये बच्चा, इसकी कितनी आचरण होना चाहिए, इसकी कितना क्षमता होनी चाहिए, इनकी कितना कुशलता होने चाहिए, ये हम नहीं डिसाइड करेंगे, ये प्राकृतिक डिसाइड करेगा। कौन कहता है, नियतिवाद विचारधारा कहता है, डायरेक्ट यही कहता है नियतिवाद विचारधारा कि मानव प्रकृति का दास है, हम पृथ्वी का दास हैं, प्रकृति का दास हैं। नियतिवाद विचारधारा के अंतर्गत ये सारे तथ्य आते हैं। नियतिवाद अगर विचारधारा देखेंगे तो यही कहता है, डायरेक्ट कह देता है कि मानव जो है वह पृथ्वी का दास है, वह तुच्छ प्राणी है, कुछ करने की क्षमताएं नहीं है, वह प्रकृति जो करेगी उसको मुख बन करके झेलता रहेगा, वो उससे कुछ नहीं कर सकता। कि जो प्रकृति जितना आचरण करना कहेंगे उतना आचरण करेंगे मानव, प्रकृति जितना कार्यकुशलता दिखाना चाहेगी उतना कार्यकुशलता मानव को दिखेंगे, अर्थात कुछ नहीं कर सकते, प्रकृति के सामने दास है। यह नियतिवाद विचारधारा, या तो इसे ही हम क्या कहते हैं, निश्चयवाद विचारधारा इसे ही कहा जाता है, जो कि नियति या तो निश्चयवाद विचारधारा के अंतर्गत हम क्या कहता है कि मानव प्रकृति का दास है। ये आपके VI क्वेश्चन है, इसे आपको जरूर याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इनके प्रवर्तक कौन है, किन्होंने यह दिया, एक है हिप्पोक्रेटस, अरस्तु, स्ट्रेबो, हेरोडोटस, इमैनुएल कांट, कार्ल रिटर, वन हम्बोल्ट, हेकाल, बकल,
रेड जेल और सैंपल आपको तो याद होगा, रेड जेल तो याद ही होंगे, सैंपल भी याद ही होंगे, अरस्तु भी याद ही होंगे, हेरोडोटस भी याद ही होंगे। तो ये सबको मात्र याद रखिए, हम्बोल्ट भी याद ही होंगे। तो बस इतना ही को याद रखिए कि जिन्होंने नियतियत निश्चयवाद विचारधारा का प्रतिपादन किए थे। तो ये सारे आपके नियतिवाद विचारधारा के अंतर्गत थे। तो इतने ही तक देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम संभववाद विचारधारा, उसके बाद आगे देखेंगे नव नियतिवाद विचारधारा के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपर रूप से समझाया जाएगा, पूर्ण रूप से तैयारी करवाए जाएंगे और यहाँ हर एक चीज़ के आपके अच्छे से कंटेंट दिए जाएंगे। तो आपको क्लास मिस नहीं करना है और अपने तैयारी को बेहतर बनाना है। और जितने भी VVI क्वेश्चन होंगे, जैसे कि ये लिखा हुआ है VI लिखा है, यानी कि ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि मानव भूगोल की विचारधारा VVI, ये तीनों विचारधारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे चीज़ आपको क्या करेंगे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जिसमें से पहला विचारधारा को देख लिए कि मानव क्या कहा, पहला विचारधारा कि इन्होंने कहा कि मानव प्रकृति का दास है। इतने बस इतना ही आपको याद रखना है, ये याद रखना है। तो इसी को हम आपको बहुत ही अच्छा तरह से सिखाएंगे और आगे आपके तैयारी को बढ़ाएंगे। यदि आपको अच्छे से 12th क्लास की तैयारी करना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।